आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 23 अगस्त 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। इसराइल ने हिजबुल्लाह पर रहम करने के लिए रखी नई और अलग शर्त। ईरानी सिक्योरिटी फोर्स ने 6 मिलिटेंट्स को मार गिराया। ईरान और रूस मिलकर देंगे यूरोप को सख्त जवाब। गजा में भुखमरी और कत्लेआम जारी, दर्जनों लोग शहीद। तुर्की की फर्स्ट लेडी ने गजा के बच्चों के लिए अमेरिका की फर्स्ट लेडी को लिखा खत। सीरिया के कुनेत्रा और दारा में घुसी इस्राएली फौज और डोनाल्ड ट्रंप की धमकीबाजी जारी। अगले 2 हफ्तों में रूस पर बड़े एक्शन का फैसला। इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। इसराइल ने एक चालाकी भरा पैंतरा चला है। बाहर से कह रहा है कि ठीक है, हिजबुल्लाह पर हमले रफ्ता रफ्ता कम करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर नया शोशा छोड़ दिया है, बफर जोन का। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने अमेरिकी एनवॉय टॉम बैरक की उस पेशकश को ठुकरा दिया है जिसमें हिजबुल्लाह के साथ पूरी तरह दुश्मनी खत्म करने की बात थी। हाँ, इसराइल ने ये ज़रूर कर दी है कि ठीक है, टारगेटेड स्ट्राइक्स और कत्ल की कोशिशें हल्के हल्के कम कर दी जाएंगी, रोक दी जाएंगी और साउथ लेबनान के कुछ ठिकानों से आईडीएफ पीछे भी हट जाएगी। लेकिन इसराइल ने शर्त क्या रखी? सरहद के पास जो कई गांव हैं उन्हें पूरी तरह से खाली कराने की जिद ठोक दी। ना आदम रहे ना आदमजाद। इसराइल चाहता है कि वो लेबनान के जो गांव हैं वहाँ के रहने वालों को वहाँ से हटा दिया जाए, गांव खाली करवा दिए जाएं और उन्हें सीधा सीधा बफर जोन बना दिया जाए। इसराइली हुकूमत लेबनान से कह रही है कि वहाँ फैक्ट्रियाँ या इंडस्ट्रियल एरिया खड़ा करो, लेकिन लोग नहीं रहने चाहिए। यानी साफ है कि इसराइल हथियार थोड़े कम चलाने की बात करके एक नया दबाव बना रहा है ताकि लेबनान की ज़मीन पर हमेशा के लिए अपनी मर्जी थोप सके। ये जो गांव हैं जिन्हें बफर जोन बनाने की डिमांड है, ये वो गांव हैं जो हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। ईरान की खबर का रुख करते हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क के साउथ ईस्ट में झड़प के दौरान 6 मिलिटेंट्स को मार गिराया। ये एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब एक दिन पहले ही इस इलाके में दहशतगर्दों ने हमला करके 5 पुलिस अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था। माना जा रहा है उसी का बदला है। ईरान का साउथ ईस्ट इलाका पहले से ही हमलों और टकराव का गढ़ माना जाता है। यहाँ ईरानी फोर्सेस का अक्सर सामना मिलिटेंट्स और सेपरेटिस्ट ग्रुप से होता है जो ज़्यादा हक दिए जाने और ऑटोनॉमी की लड़ाई का दावा करते हैं। ये भी कहते हैं कि ईरान में हमारा हक है, हमें हक चाहिए, और इसके लिए उन्होंने बंदूकें उठा ली हैं। ईरान का इल्ज़ाम है कि इन ग्रुप्स के कनेक्शन बाहरी ताकतों से हैं और ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और बगावत में भी शामिल रहते हैं। एक हुकूमत जो कहती है वो ईरान कह रहा है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स कहते हैं वो डिमांड करते ही आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं। ईरान और रूस में नज़दीकियां बढ़ रही हैं और यूरोप के स्नैपबैक अल्टीमेटम पर दोनों सख्त जवाब देने के मूड में और कुछ दे भी दिया है। यूरोपीय ताकतों की धमकी के बीच ईरान और रशिया ने तालमेल तेज कर दिया है। यूरोप ने धमकी दी है कि अगस्त के आखिर तक अगर हालात न बदले तो ईरान पर यूएन की पाबंदियां दोबारा लगा दी जाएंगी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने फ़ोन पर इस मसले पर बात की। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक दोनों ने फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, जिन्हें E3 कहते हैं, उनके इस कदम को गैर कानूनी करार दिया है कि जो बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम यूएन की पाबंदियां ईरान पर वापस लगा देंगे। अराक्ची ने साफ कहा, यूरोपीय मुल्क जिन्होंने बार साल 2015 की न्यूक्लियर डील की खिलाफ वर्जी की और अमेरिकी दबाव में ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया, उनके पास कोई कानूनी या मोरल हक है ही नहीं कि वो स्नैपबैक मैकेनिज्म एक्टिव करें। अब रूस भी इस मामले में ईरान का साथ देने और ईरान की आवाज़ में आवाज़ मिलाने की बात करता हुआ दिख रहा है। गजा में भुखमरी और कत्लेआम जारी है। इसराइली हमलों में अब तक सुबह से कम 34 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है। कहीं यह आंकड़ा 40 से भी पार है। हमला खान यूनिस में बेघर लोगों के टेंट पर, मगासी रिफ्यूजी कैंप में एक घर पर और नुसैरत रिफ्यूजी कैंप में एक अपार्टमेंट पर किया गया। ये तब हुआ जब यूएन ने जुमे को ही गजा में आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर कहत यानी फैमाइन होने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने 22 महीनों से जारी जंग के दौरान राहत के सामानों की सप्लाई में सिस्टमैटिक रुकावट डाली है, जिससे गजा के लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। अगली खबर भी कुछ
इसी तरह से गजा में पिछले 24 घंटों में 70 से ज़्यादा लोग शहीद किए जा चुके हैं। वो आंकड़ा आज का था, ये 24 घंटे का है। अस्पतालों में ज़ख्मी और बीमारों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने बताया है कि गजा के हेल्थ केयर सिस्टम बुरी हालत में आ चुका है और सूरत हाल बहुत ख़राब है। उन्होंने कहा कि क्रोनिक डिजीज़, पुरानी बीमारियों के लिए दवाइयों के लिए सेफ कॉरिडोर्स का खोला जाना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल डॉक्टर्स और मेडिकल टीम्स को गजा में आने दिया जाए ताकि लोकल हेल्थ स्टाफ की मदद हो सके। ये गजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल के बयान है। उन्होंने कहा कि भुखमरी डिक्लेयर होने के बाद भी अभी तक ग्राउंड पे किसी भी इंटरनेशनल एक्शन को नहीं देखा गया है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों का जेनोसाइड हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें डिसैलिनेशन प्लांट्स की सख्त ज़रूरत है और उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ की आवाम भूख से मर रही हो उस ज़मीन पर कब्ज़ा करना एक बहुत बड़ा मोरल आउटरीच है। तुर्की की फर्स्ट लेडी ने गजा के बच्चों के लिए अमेरिका की फर्स्ट लेडी को एक ख़त लिखा है। फर्स्ट लेडी यानी कि जो सदर की बीवी होती हैं वो फर्स्ट लेडी कहलाती हैं। तो तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की बेगम एमीन एर्दोगान की तरफ से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेगम मेलानिया ट्रंप को लिखे इस ख़त में एमीन ने गजा के बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करने की अपील की है। एमीन एर्दोगान ने लिखा कि जैसे मेलानिया ने यूक्रेन के बच्चों के लिए सपोर्ट दिया था, वैसे ही अब गजा के मजलूम बच्चों के लिए भी उन्हें बोलना चाहिए। बच्चे तो सब जगह के एक ही होते हैं ना। उन्होंने लिखा कि गजा की किसी लाश पर लिखा हुआ अननोन बेबी जैसा लफ्ज़ हमारे ज़मीन को हिला देता है। गजा अब बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। गजा में किसी पर भी अननोन बेबी या अननोन लिखा तब जाता है जब वो पहचान में ही ना आए या जब उसको पहचानने वाले भी सारे लोग मारे गए हों, तब उसके कफन पर यही लिखा जाता है। एमीन एर्दोगान ने अपने ख़त में लिखा कि यही वक्त है कि हम सब अपनी आवाज़ों को मिलाकर इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों। अब देखते हैं दोस्तों कि इसराइल को हथियार और जंग की खुली छूट देने वाले ट्रंप की बेगम गजा के बच्चों को क्या देती हैं। उनके मियाँ तो भर भर के हथियार देते हैं। खबर सीरिया से, जहां पर अंदर घुस रही है इसराइली फ़ौज। सीरिया के साउथ में बसे सूबों कुनेत्रा और दारा में इसराइली फ़ौज ने कई गांवों और कस्बों में घुसकर चेक पॉइंट बना लिए। ये खबर है। कल रात से आज दिन तक आईडीएफ ने घरों की तलाशी ली, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे को 6 इसराइली गाड़ियों की एक पेट्रोल टीम गोलान हाइट्स से अब दिन कस्बे में दाखिल हुई। वहां 3 नौजवानों को कुछ वक्त के लिए हिरासत में लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया। खबर में यह भी बताया गया कि कुनेत्रा के एक गांव में 4 इसराइली गाड़ियां दाखिल हुईं, जहां उन्होंने कई घरों की तलाशी ली और गांव के रास्ते पर टेम्पररी चेक पॉइंट बना लिया। सीरिया की खबर पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि गदर फिल्म के तारा सिंह की खबर पढ़ रहा हूँ, जिसके लिए कोई सरहद मायने नहीं रखती थी। वो कहीं भी घुस के कुछ कर देता था। खैर, बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद से इसराइल दमिश्क, कुनेत्रा और दारा के गांव वाले इलाकों में घुसपैठ कर रहा है। सबसे पहले आईडीएफ ने बफर जोन पर कब्जा किया, फिर बॉर्डर एरिया में रेड्स डालनी शुरू कर दी। इधर सीरियन अफसर इसराइल पर 1974 के डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कानून और यूएन के रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अल-शरा के अफसर इल्ज़ाम लगाने, मजम्मत करने, इनके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अल-शरा ही कुछ नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकीबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। रूस पर बड़े सैंक्शंस या टैरिफ्स की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों में वो ये तय करेंगे कि रूस यूक्रेन जंग में कोई तरक्की, कोई डेवलपमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ रुक सकती है, बात बढ़ती है या नहीं। और साथ ही उन्होंने रूस पर मुमकिन सैंक्शंस या टैरिफ का इशारा भी किया। ट्रंप ने रूस की हालिया स्ट्राइक से परेशानी जाहिर की, जिनसे यूक्रेन में एक अमेरिकी फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा था। मैंने आपको बताया था 2 रोज़ पहले। ट्रंप ने कहा, मैं इससे खुश नहीं हूं जो हमारी फैक्ट्री पर हमला हुआ, और ना ही उस जंग से जुड़ी किसी चीज़ से खुश हूं। अगले 2 हफ्तों में हमें पता चल जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। जब मीडिया की तरफ से उनसे पूछा गया कि 2 हफ्तों में ऐसा क्या होगा, तो ट्रंप ने कहा कि मैं ये तय करूंगा कि हम क्या करते हैं, और ये बहुत अहम फैसला होगा, चाहे बड़े सैंक्शंस हों, बड़े टैरिफ्स हों, या दोनों हों, या हम कुछ ना करें और कह दें कि ये आपकी लड़ाई है। मतलब ये आखिरी जुमला क्या कमाल का था। मुझे ट्रंप यहाँ पर कंफ्यूज भी नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? अब कुछ हेडलाइंस यहाँ से।
जेलेंस्की जो है वो पुतिन के साथ बातचीत करने और जो टेरिटरी का मसला है, ज़मीन का, हिस्सों का, इलाकों का, उसको लेकर बातचीत करने को तैयार है। अब जेलेंस्की अपने इलाके तो छोड़ नहीं देंगे और पुतिन उन पे से हक अपना जो है दावा नहीं हटाएंगे। तो ये बातचीत कहा तो जा रहा है यूक्रेनी हुकूमत की तरफ से कि हम राज़ी हैं, लेकिन क्या होगा इसका नतीजा हम और आप सब जानते हैं। एक और हेडलाइन ये है कि जो अज़रबैजान के लीडर हैं, अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तारीफ़ की और कहा है कि वो वाकई डिज़र्व करते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ या नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। हाँ, उन्होंने अमन कायम किया दुनिया में भाई, उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। वो बहुत क्यूट हैं, मतलब ये तो हम कह रहे हैं, वो कहते हैं उनका बढ़िया रोल रहा है अफ्रीका में, एशिया में और सदर्न कैक्सस में। तो एक ग्रेट लीडर हैं और वो दुनिया में अमन चाहते हैं, उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। इनकी डील चल रही है ना आजकल। चलिए कुछ हिंदी हेडलाइंस उठा लें। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा है कि अमेरिका की कट्टी नहीं, कि भारत और अमेरिका की कट्टी नहीं, मतलब दोस्ती ख़त्म नहीं हुई है। ट्रेड पर, व्यापार पर बातचीत जारी है। रूसी तेल बेचने पर एस जयशंकर ने कहा कि जिन्हें दिक्कत है वो नहीं लें, हम मजबूर नहीं करते, है ना। उन्होंने सीधा कहा कि हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये बयान आया है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, आप जानते होंगे, चीफ मिनिस्टर हैं, वो सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, और भारत के 30 मौजूदा चीफ मिनिस्टर्स की जो टोटल दौलत है उसका 57% अकेला नायडू के पास है। ममता बनर्जी, जिन पर कल करप्शन के महामानव इल्ज़ाम लगा रहे थे, उनके पास 15 लाख रुपए हैं। और चंद्रबाबू नायडू की जो मिल्कियत है वो 931 करोड़ के पास है। ये दैनिक भास्कर कह रहा है 15 लाख 931 करोड़। 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों के पास 1632 करोड़ रुपए है और इसका करीब 57% हिस्सा अकेले चंद्रबाबू नायडू के पास है। 1632 का 57%, 931 करोड़। ये आजकल जिस अलायंस में है, अच्छी बात है कि अभी इनके यहाँ कोई एजेंसी रेड नहीं मारेगी। और कहा जाता है विपक्ष की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, कि अपोजिशन पर ही सिर्फ रेड मारती है मौजूदा मरकज़ी हुकूमत की एजेंसियाँ, उनका इल्ज़ाम है। अच्छा, एक और ख़बर आई, कर्नाटक में एक कांग्रेस के एमएलए केसी वीरेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी में उनके पास से 12 करोड़ रुपए कैश मिले, 6 करोड़ की ज्वेलरी मिली। पता चला गोवा में 5 कसिनो के मालिक हैं। लेकिन ये सब मिला के भी 931 करोड़ तो कहीं से नहीं होगा। हालांकि ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया है, तो ईडी के पास कुछ ना कुछ बेसिस तो होंगे। लेकिन 2 खबरें थी आसपास, मैंने सोचा आपको सुना दूं। अहमदाबाद में 10 लोगों ने सड़क पर एक नौजवान का कत्ल कर दिया। पहले किडनैप किया, फिर उस पर धारदार हथियारों से वार किए। गैंगवार का वीडियो बताया जा रहा है। लेकिन हमारे महामानव बता रहे थे ये कि गैर कांग्रेसी सूबों में, गैर बीजेपी सूबों में क्राइम उरूज पर है। कल भी वो कह रहे थे। भाजपा में, बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, नए नेशनल प्रेसिडेंट को लेकर माथापच्ची चल रही है। 100 से ज़्यादा सीनियर लीडर से बातचीत चल रही है। आरएसएस और बीजेपी में बातचीत चल रही है। बिहार चुनाव से पहले पार्टी की लीडरशिप बदलेगी। अब मुझे लगता है जो भी आएगा, हो सकता है कि उसका बिहार से कुछ कनेक्शन हो, तो इसका असर और फ़ायदा इलेक्शन में भी मिलेगा। फिलहाल 100 लोगों से जिनसे बातचीत चल रही, क्या होगी मुझे तो पता है। वहाँ तो एक हल्की सी पर्ची लिख कर आती है और वो आदमी या तो मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया जाता है या प्रेसिडेंट के लिए। आप ध्यान कीजिए, वसुंधरा राजे चौंक गई थी नाम पढ़ के, जो मौजूदा सीएम है उनका। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।